हिना को महसूस हो रहा था कि आज उसने अपनी मंजिल पा ली है। अम्मी ठीक कहती थी, मेरी बेटी तो है ही नसीबों वाली। कभी वो अपनी मेहंदी से लाल हुए हाथों को उसे अपनी नजर न लग जाए। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, वो सीधी होकर बैठी और अपने लहंगे को सेट करने लगी। हाशिर ने कमरे में दाखिल होते ही एक प्यार भरी नजर अपनी दुल्हन पर डाली, जिससे वो शर्मा गई। हाशिर ने उसके रूबरू बैठते हुए उसे सलाम किया, उसके खूबसूरत हाथों को अपने हाथों में थामा और एक खूबसूरत अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी, जिससे उसके हाथों के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। हाशिर ने चंद रस्मी बातों के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा, हर मुमकिन खुशी दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा मान रखना होगा। मैं नहीं चाहता, इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, जिनके हवाले से कोताही भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हिना, अब तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हो। ये भी सच है कि मुझे अपने वालिदैन से बढ़कर कोई और अहम नहीं है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मगर तुम ये भी कभी ना सोचना कि तुम मुझे उनसे अलग कर लोगी। हाशिर ने उसके हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, रिश्ते निभाना अहम नहीं है, उन्हें मजबूती से थामे रखना असल कामयाबी है। और अगर मजबूती कायम रखने के लिए आपको कुर्बानियां भी देनी पड़े, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि पहले दिन से ही इसे अपना घर और उस घर के मसाइल को अपने मसाइल समझो। मुझे वो औरतें जहर लगती है जिनका दिल हर वक्त मैके की तरफ ही लगा रहता है। जरा कोई बात हुई और फौरन मैके फोन लगाकर जुल्म की दास्तान सुना डाली, फिर वहां से मिलने वाले मुफीद मशवरों को बिना सोचे समझे ससुराल में अप्लाई करने में मसरूफ हो जाती है। तुम समझ रही हो ना? हाशिर ने पूछा। हिना को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त वो किसी तरह अपने जज्बात को जब्त कर गई और उसने हाँ कहने में ही आफियत जानी और दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी, बड़े हैं मुझे मशवरे देने वाले, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली अजीज है, तो मैं भी अपने घर वालों को जान से ज्यादा चाहती हूँ। वो बस सोच कर रह गई। अगले दिन वलीमा था। हर बार की तरह हिना सबसे अलग अलग दिख रही थी। माँ सदके जाए, देखो मेरी बेटी हमेशा की तरह कितनी प्यारी लग रही है। हाशिर तो मर मिटा होगा। हिना की माँ ने आते ही उसकी बलाएं लेना शुरू कर दी। ओहो, क्या खाक मर मिटा होगा, वो तो निहायत ही टिपिकल निकला अम्मी, हिना ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ बेटा जी? माँ ने हैरानी से इजहार किया। बस वही घिसी पिटी बातें, मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। उफ बला, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से ऐसी बात करता है। इन्होंने अपनी शिकायत की एक लंबी फुर्सत पेश कर दी। उसने ये सब बातें की तुमसे? आने दो उसे, जरा देखना कैसे कान खींचती हूँ। उसके मेरी बेटी इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं जो उससे इस तरह की फरमाइशें की जा रही है। उसकी माँ को बिला दुकान बोलने लगी। हाशिर जैसे ही मेहमान से फारिग हुआ, सीधा अपने ससुराली रिश्तेदारों से मिलने चले आया। कैसी हैं आप आंटी? उसने निहायत मुरझाना अंदाज में पूछा। हम तो ठीक है मियाँ, मगर मुझे तुम्हारे मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों, क्या हुआ? हाशिर ने हैरानी का इजहार किया। खुद सोचो भला, कोई नई नवेली दुल्हन से ऐसी बातें क्या करता है? कैसी बातें? हाशिर मजीद उलझा। यही कि मेरे घर को अपना घर समझना, अपने घर वालों से रास्ता कम रखना, ये सब। हाशिर को एकदम हैरत का झटका लगा। उसने हिना को देखा, वो तो ऐसे नॉर्मल थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाशिर को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ, पर उसने खुद पर काबू पाते हुए बात आई गई कर दी। रात को जब हाशिर कमरे में आया तो उसका मूड ऑफ था। हिना को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उसने खुद बातचीत शुरू कर दी। पर वो सारी बातों का जवाब
हाँ हूँ में ही दे रहा था। आप अम्मी की बातों की वजह से नाराज हैं। छोड़े, वो तो बस ऐसे ही है। मुझे उनकी नहीं, तुम्हारे बातों का दुख है। तुम एक दिन भी मेरी बातों का भरम न रख सकी। आशिर ने गहरे दुख का इजहार किया। सॉरी, वो सब तो ऐसे ही बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अब तो अपना मूड ठीक कर ले। सॉरी, हिना ने तरले करने शुरू कर दिए। देखो हिना, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी होता है। गलत फहमी की एक चिंगारी उसे जलाकर राख कर देती है। मुझे बस यही कहना था, आगे तुम्हारी मर्जी। आशिर ने इतना कहकर अपनी बात मुकम्मल कर दी और फैसले का अख्तियार हिना पर छोड़ दिया। हिना कहाँ बाज आने वाली थी, झुकना सीखा ही नहीं था। हर गुजरते दिन एक नए मसले पर बहस होना मामूल बन गया था। हिना घर में होने वाली मामूली बातों को भी बहुत महसूस करती और आसमान पर उड़ा लेती। हर वक्त अपने घर वालों से बात और शिकवे करने के लिए फ़ोन उसके कान से लगा ही लेता था। आशिर जो अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करता था, इसके लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। आज भी जब आशिर कमरे में आया तो हिना हंसपे मामूल शुरू हो गई। न सलाम न दुआ, बस वही शिकायत। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आपकी अम्मा और आपी तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। हर वक्त वो मेरी जासूसी में लगी रहती है। कब जागती, क्या करती हूँ, ये उनको सब पता होता है। स्टॉप इट। पहले ही मैं ऑफिस के काम की वजह से परेशान हूँ। कम से कम तुम तो मेरा दिमाग खराब ना करो। अच्छा, तो आपको सिर्फ अपना सुकून अजीज है और मैं जो यहाँ पल पल तड़पती रहती हूँ उसका क्या? आपकी बहन भी मुसीबत बनकर रोज नाजिल हो जाती है। बस करो ना, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना क्या कर लेंगे आप तो मेरी ज़रा फिक्र नहीं। अगर तुम्हें मुझसे और मेरे घर वालों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो बेशक अपने घर चली जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतना कि कमरे से बाहर चला गया। इन्होंने फौरन बैग निकाला और फ़ोन पर ही रोते धोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुना दी। उधर से उसे फौरन घर छोड़ देने का मशवरा मिल गया। आशिर को खबर तब हुई जब बाहर ड्राइवर उसे लेने आ गया। वो बड़ा सूटकेस घसीटती हुई उसके साथ चल दी। ये क्या कर रही हो हिना? ये पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। अब आपको जो बात करनी है वो मुझसे नहीं, मेरे घर वालों से करना। आशिर ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो इतना कह कर चली गई। हिना के घर पहुंचते ही जैसे कोहराम मच गया। सारे खानदान में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि महज 2 माह गुजरने के बावजूद उनकी शादी अचानक ये मोड़ इख्तियार करेगी। हिना और उसके घर वालों ने तो उसे अपना अना का मसला बना लिया। हिना को यकीन था कि आशिर उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए वो ज़्यादा दिन उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और भागा भागा उसे लेने आ जाएगा। यही वो तरीका था जिससे बदले में वो अपने सारे नाजायज़ मुतालबात मनवा सकती थी। और इधर आशिर पहले ही हिना के रवैये से तंग आ गया था और अपने घर वालों के मामले में किसी किस्म का समझौता करने को राजी नहीं था। अपने घर वालों के इसरार पर उसने हिना के घर वालों से बात करने की हामी भरी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हिना तब तक घर नहीं जाएगी जब तक उसे अलग घलक लेकर नहीं दिया जाएगा। इस सारी जिद को महीना होने को आया था और मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। आशिर के वालिदैन ने उसे हिना के घर वालों का मुतालबा मानने पर मजबूर किया, मगर ऐसा करने के लिए राजी नहीं था। उधर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, हिना को तशवीश और विस्वसे घेरे जा रहे थे। एक दो बार तो उसने सोचा कि वो खुद ही चली जाती है, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया कि अब हिना का इस तरह जाना उसकी अना पर ठेस लगेगी। महीने के आखिर में हिना की तबीयत खराब रहने लगी। सारा दिन सुस्ती और बेजारी में गुजर जाता। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ उसे एक खुशखबरी मिल गई कि वो माँ बनने वाली है। हिना के घर वाले बहुत खुश हुए। हिना का दिल भी अब मजबूत हो गया
کیونکہ اب اس کا پلڑا بھاری تھا۔ اسے ایک طاقت مل گئی تھی، ایک یہی بات تھی جو حاشر کو جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ جیسے تیسے اس خبر کو حاشر تک پہنچایا گیا۔ اس کے گھر والے جھومنے لگے، آخر ان کے گھر اتنی بڑی خوشی جو آنے والی تھی۔ کسی طرح حاشر کو سمجھایا کہ اب تو ان کی بہو کو لے کر آئے، اور بالآخر حاشر کو ان کی بات ماننی پڑی۔ اس نے ہنا کو کال کی۔ ہنا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ حاشر اسے لینے آئے گا۔ کیسی ہو ہنا؟ جی ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مگر وہ مگر کچھ نہیں، باقی کے معاملات ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ ہنا نے پیکنگ شروع کر دی۔ اپنی ماں کے روکنے کے باوجود اس نے کسی ایک کی بھی بات نہ مانی۔ آخر وہ بھی تو حاشر سے محبت کرتی تھی۔ ہنا بیوقوف نہ بنو، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ میری جان دیکھو، ابھی صرف خوشخبری ملی ہے تو حاشر کتنا بے چین ہو گیا ہے۔ کل کو وہ تمہارے بھی قدموں میں پڑا ہوگا۔ اگر تم ابھی ڈھیلی پڑ گئی تو پھر وہ ہر بار تمہیں ہی جھکنا ہوگا۔ اس کی ماں نے اس کی کسی کی سننے والی نہیں تھی۔ ہنا کو واپس گھر آئے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ سب اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے تھے، ہر وقت بدگمان رہتی تھی۔ الگ گھر لینے کا جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ ہر قدم اپنی ماں کے مشورے سے اٹھاتی، جس کی وجہ سے وہ حاشر کی نظروں سے گرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان کے گھر ایک چاند سا بیٹا محمد حارث پیدا ہوا۔ حاشر بھی خوش تھا کہ شاید اب ہنا کو عقل آ جائے۔ اب وہ خود ماں بن گئی ہے تو شاید اسے احساس ہو کہ ایک ماں کے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ادھر ہنا اور اس کی ماں کی سوچوں اور آرزوؤں کو تو جیسے پر لگ گئے تھے۔ محمد حارث 6 ماہ کا ہونے والا تھا۔ ہنا اسے ہر وقت سینے سے لگا کر رکھتی تھی، اپنی سانس اور اکلوتی نند کو تو پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ مگر انہوں نے صبر کا مظاہرہ جاری رکھا، اپنی بہو کی ہر بات برداشت کی اور حاشر کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی کہ ان کے بیچ کوئی بدسلوکی پیدا نہ ہو۔ ایک دن ہنا کے گھر والے اس کے گھر دعوت پر آئے ہوئے تھے۔ خوب گہما گہمی کا ماحول تھا۔ حاشر کی ماں نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور خوب سارا پیار کیا۔ ہنا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ شروع ہو گئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو میرے بیٹے سے دور رہا کرے، میں اس پر آپ کی نحوست کا سایہ پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ اپنے بیٹے کے کان بھر بھر کر تو اسے میرے خلاف کر چکی ہیں، اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ ابھی ہنا نے یہ سب بولتے ہوئے حارث کو ان سے چھین ہی رہی تھی کہ حاشر جو یہ تماشا دیکھ رہا تھا قریب آیا اور ہنا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس پر اس کے گھر والے آگ بگولا ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک کوہرام مچ گیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاؤں گی، تم لوگ اس کے قابل ہی نہیں ہو، یا تم ابھی اسی وقت ہنا کو الگ رکھنے کا وعدہ کر دو، پھر اسے طلاق دے دو۔ حاشر غصے اور جذبات میں تھا۔ اس نے کہہ دیا، جائیں سنبھالے اپنی بیٹی کو، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ ابھی حاشر کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اگلے الفاظ نکلنے سے روک دیا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہنا تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کے گھر والے ہنا کو لے کر گھر آ گئے۔ ان کی بلا وجہ کی ضد نے سب برباد کر دیا تھا۔ سالوں گزر گئے، گھر نہ آئی اور نہ وہ طلاق کے آئی۔ یوں ایک ہنستا بستا گھرانہ ضد کی نظر ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی شادی تو کرا لیتی، ہر وقت ان کے دل میں نفرت کے بیج بوتی رہتی ہیں، اور ہنا جیسی بیوقوف لڑکیاں جانے انجانے اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ آج حارث سے 6 سال کا ہو گیا ہے، مگر انتہائی بھوک اور احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہنا بھی نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، اور بنتی بھی کیوں نہ، ہر وقت سب کے تانے سنا کرتی تھی۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ اس کی خوبصورتی، ڈگریاں سب اس کے لیے بیکار تھی۔ حاشر نے بھی دل پر پتھر رکھ کر دوسری شادی کر لی، اور اب اس نے ایک مڈل کلاس بچہ بھیجتا، پر ہنا کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔
اور نہ ہی کسی قسم کی گنجائش تھی۔ دوستوں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔